नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ की अपकमिंग वैकेंसी के लिए हम लोग अभी से जो है 8 क्विज़ेस की एक सीरीज स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे उसको। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और ये कि इससे संबंधित जो पेड ग्रुप्स हैं हमारे चल रहे हैं, उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आरओ के लिए हमारी जो पेड मॉड्यूल्स हैं तो उसकी हर मॉड्यूल की क्लासेस जो है वो चलाई जा रही हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपके जो पूरे सिलेबस है उससे संबंधित सब्जेक्ट मटेरियल वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप उसको फॉलो करें, ठीक। तो चलिए हम अपना ये क्विज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हिमालय की जो हम सीरीज देखते हैं, है ना, पर्वत श्रेणियाँ, तो मेजरली हम उसको जैसे कि वृहत हिमालय, ठीक है, फिर हिमाचल श्रेणी और जैसे ये शिवालिक श्रेणी है ना, तो ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन हम इसको देखते हैं। तो अब इसमें देखिए जो हमारा लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय है, ठीक है, उसको ही यहाँ पे हिमाचल श्रेणी की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेल में आपको हिमालय का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सी आंसर जो है ये करेक्ट है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियों या थोड़ा चोटियां होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, किस श्रेणी में पाई जाती हैं ये बताना है। तो हिमालय के संदर्भ में ही पूछा जा रहा है आपसे ये। तो जो हमारा देखिए ये है ना हिमाद्री, ठीक है, जो हमारा ग्रेटर हिमालय की ये रेंज है, ठीक है, वृहद हिमालय की, उसको ही हिमाद्री कहते हैं। इसमें ही आपको सबसे ऊंची चोटी यानी कि कौन सी है, माउंट एवरेस्ट ही तो है ना, तो जिसकी कुल एलिवेशन 8848.86 मीटर्स है ना, तो ये इसमें ही स्थित है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जैसे माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने देखा तो वो तो नेपाल में स्थित है, ठीक है, परंतु ये जो कंचनजंगा है तो यहाँ नेपाल और इंडिया में जो सिक्किम का बॉर्डर है, ठीक है, ये यहाँ पे स्थित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये रिपोर्ट अपनी जारी करता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना शक्तिशाली है, यानी कि कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा आप कर सकते हैं, तो उसी के संबंध में इसकी रैंकिंग आती है। तो अभी जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से जो 2022 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है तो इसमें सबसे शक्तिशाली है जापान का पासपोर्ट, ठीक। आपको ये बताना है हमको कि इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग जो है इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष के 4 देशों में कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है। तो एक सिडनी का इंस्टीट्यूट है, लोवी इंस्टीट्यूट करके, है ना, उनके द्वारा ये इंडेक्स दिया जाता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में लगभग 26 देशों की रैंकिंग आती है, कि मतलब ऐसी कंट्रीज की लिस्ट जो अपने कह लीजिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस के कारण रीजन में जो है सबसे ऊपर रहते हैं हर तरीके से, ठीक है। तो उनका पावर इंडेक्स ही आता है। तो अभी जो 2021 मतलब लास्ट ये 2021 दिसंबर में आया था, तो इसमें शीर्ष के जो 4 देश हैं तो उसमें चाइना, यूएस, जापान, ये 3 तो हाई हैं। चौथा था इंडिया, पापुआ न्यू गिनी जो है ये सबसे आखिरी देश था, 26वां, ठीक। तो इसको चुन लेंगे। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राजपथ यानी दिल्ली में जो परेड निकलती है, ठीक है, तो उसमें वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट, अब उनका नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इन्होंने भाग लिया। तो जो राफेल ये फाइटर प्लेन्स जो हमने फ्रांस से लिए हैं, ठीक है, तो इसमें ये पहली महिला इसकी पायलट हैं, इनका नाम है शिवांगी सिंह, ठीक है। तो परेड में इन्होंने जो है भाग लिया था। इसमें से किस संस्था ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट बेसिकली भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, है ना, उनको आगे संवर्धन देने के लिए
उस पर रिलीज़ की गई नीति आयोग के द्वारा। इसमें बेसिकली इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये समझिए इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने का कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इशू करता है, ये जैसे लोन देने की दिशा में आपने इकॉनमी में पढ़ा होगा कि वो प्रायोरिटी सेक्टर्स की जो लैंडिंग होती है, ठीक है, तो जैसे एग्रीकल्चर और इससे अलाइड जो चीज़ें मतलब सेक्टर्स हैं तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है लोन डिसबर्स करने के मामले में, ठीक है। तो उसी में यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहनों का जो हमारा क्षेत्र है उसको उसमें इंक्लूड किया जाए, तो इसी के जो कह लीजिए महत्व और इसकी आवश्यकता जो है उस पर ये रिपोर्ट नीति आयोग ने बनाई है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग, ठीक। तो इससे ही संबंधित ये सारे फैक्ट बी ऑप्शन को चूज करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 नए जिले बनाए हैं, जिसके साथ ही राज्य में अब कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है, ठीक है। तो ये किया गया है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 13 नए जिले बनाए गए हैं, तो यहाँ से सॉरी अरुणाचल नहीं आंध्र प्रदेश है, ठीक। डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, डिजिटल पार्लियामेंट कह लीजिए। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया था जो ये संसद का लोकसभा सेक्रेटरीट है ना, सचिवालय, इन्होंने 27 जनवरी 2022 को किया था। तो डेट भी आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखा करिए ऐसे क्वेश्चंस को, सही है कि सही नहीं है उसमें गलत हो जाता है कई बार। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट के विषय में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तो शुरू के 3 स्टेटमेंट तो हमारे ठीक हैं, इसको पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस संदर्भ में कौन संबंधित है। चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पंचवर्षीय योजना के जनक लिखा है कार्ल मार्क्स, ये गलत है। इनका नाम था जोसेफ स्टालिन, है ना। अराउंड 1928 के टाइम पीरियड पे फर्स्ट टाइम जो 5 ईयर प्लान विश्व में कहीं भी प्रिपेयर करने का श्रेय है वो इनको ही जाता है, ठीक। तो डी ऑप्शन को यहाँ से हम चुनेंगे। ये किस देश से संबंधित है जरा बताइएगा तो, ठीक है, जोसेफ स्टालिन। अगला देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से मतलब है जो जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो अब देखिए शुरू ये पहला, दूसरा स्टेटमेंट और चौथा, ठीक है, इसको पढ़ के देखेंगे तो आप ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर ही हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के। समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है, जो कि अगर आप व्यष्टि में देखेंगे तो व्यक्तिगत लेवल पे होता है, व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में, यहाँ से इसको चुनेंगे हम। ब्रिटेन के किस देखिए अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, ये पूरी पुस्तक का नाम है। तो इसमें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को दुर्लभता का सिद्धांत माना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेयरिटी, ठीक। तो ये इनका नाम है लॉर्ड रॉबिन्स, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बुक का नाम ध्यान रखिएगा, इसके लेखक कौन है और इन्होंने इसमें इसको क्या कहा इकोनॉमिक्स को। आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक, अब इस पुस्तक का नाम बताना है कि किस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है, ठीक है, साइंस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। तो इनकी पुस्तक है अर्थ मेधा, है ना, बी ऑप्शन। इसमें इन्होंने जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में सुख के साधनों का विज्ञान माना है, ठीक है, तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही एक और थे सैमुअलसन, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे वो भी, तो उन्होंने अपनी पुस्तक एक जो लिखा उसमें साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो ऐसे ये जो टर्म्स होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम्स की अगर हम बात करें इसमें तो देखिए फेडरलिज्म जो है ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से संबंधित होता है, ठीक है। जैसे आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते होंगे तो वहाँ आपने पढ़ा होगा। बाकी के 3 जो है ये इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट है कपड़ा सुखाने की जो मशीन है उसमें किस बल का प्रयोग होता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन स्पेशली वही बात हो रही है। तो पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। होता क्या है कि जैसे ये एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यानी अपकेंद्रीय बल, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये क्रीम निकालने वाली मशीन होती है ना, छाछ वगैरह वाली, कपड़ा सुखाने की मशीन, तो इसमें क्या होता है कि जैसे वृत्ताकार पथ होता है तो उसमें गति को बनाए रखने के लिए जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है वो करेस्ट्रिक्टिव होता है इसका अपकेंद्रीय बल का, ठीक। तो इससे ही संबंधित हैं ये लोग, मतलब ये एग्जाम्पल्स। अब इसमें देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है फिर से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अभी हमने ये एग्जाम्पल ऊपर ही बताया कि ये जो है सेंट्री फ्यूगल फोर्स का एग्जांपल है, सेंट्रीपिटल का नहीं है, ठीक है। बाकी के 2 ऑप्शन ठीक हैं। सेंट्रीपिटल के एग्जांपल्स अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली जो केंद्र की ओर एक बल लगता है ये उससे संबंधित होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना, सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति होती है और सैटेलाइट्स जो उनके होते हैं उनकी गति होती है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो देखिए सी लेवल के सरफेस से जो अल्टीट्यूड मापा जाता है तो उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है भारत में ये है कुट्टानाड, है ना। बी ऑप्शन जो है ये केरला में स्थित है। ये काफ़ी फेमस इसलिए भी है कि वन ऑफ द लोवेस्ट प्लेसेस है जहाँ पे ये खेती की जाती है, स्पेशली धान की खेती के लिए ये फेमस है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसी संदर्भ में सबसे अधिकतम ऊंचाई वाला अगर आपसे पॉइंट कई बार पूछा जाता है तो वो माउंट केटू वाला जो रीजन हो जाता है वो है, ठीक। सबसे वेट यानी कि सबसे जहाँ पे गीली जगह जो कौन सी है तो मौसिनराम है मेघालय में, है ना। सबसे गर्म जगह अगर पूछते हैं तो जैसलमेर राजस्थान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के फैक्ट्स भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। इसमें देखिए कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो यहाँ पे जो हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं और पश्चिमी घाट का रीजन है, दक्कन ट्रैप का रीजन है, ये किस काल में इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो तीनों ही पेयर इसमें ठीक हैं, तो गलत कुछ भी नहीं है। डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। देखिए हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, इसमें ये बताना है अब, ठीक। तो चूंकि हिमालय का फॉर्मेशन 2 कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसके कोलिजन से हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, वलित पर्वत है, ऑप्शन बी। अब जैसे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं आप, तो कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के मध्य विस्तृत है, इसका एरिया ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदियों के मध्य का जो रीजन है इसको कहते हैं, ठीक। बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे सिंधु नदी और सतलज लिखा है तो ये पंजाब हिमालय होता है, ठीक है। ऐसे ही ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू आदि चोटियां किस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे देखिए ये जो नेपाल हिमालय है, ठीक, ये किसके मध्य स्थित है, तो हमारा ये काली नदी से लेके तीस्ता नदी का जो रीजन है लगभग 800 किलोमीटर का, इसके बीच ये जो एरिया है इसको बोलते हैं, ठीक है, हम नेपाल हिमालय। तो ये सारी जो चोटियां आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसका ही हिस्सा है, ठीक। सी ऑप्शन। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा, यह थोड़ा गलत है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी के अनुसार कह लीजिए, तो भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला कौन सा राज्य है। तो लास्ट ये रिपोर्ट जब आई थी, ये एक संस्थान है, तो इसके अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला जो राज्य था वो हरियाणा था, ठीक, और सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य इनके अनुसार कर्नाटक था। केंद्र सरकार का जो ग्राम विकास मंत्रालय है तो इनके द्वारा एक स्कीम संचालित की जाती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए एक ये स्कीम चलाई जाती है रूरल एरियाज में। तो इसके क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान जो है किस राज्य ने प्राप्त किया है, अभी रिसेंटली जो ये रिपोर्ट आई थी इनकी, तो इसके जो है फंक्शनिंग में सबसे फर्स्ट पे था ये तेलंगाना। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, ये एक पुस्तक है, तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये बताना है। तो आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके बारे में तरह तरह के फैक्ट्स चूंकि कई सारे हैं आपको पता होने चाहिए, तो उसी क्रम में कुछ लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं। तो जॉन मार्शल यहाँ डी ऑप्शन में जो है इन्होंने पुस्तक लिखी थी ये मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक। तो मेजरली इसमें इन्होंने जो बात या कह लीजिए सजेशन दिया कि भविष्य में अगर सिंधु घाटी जो पूरा एरिया है इंडस वैली का, तो इससे बाहर अगर कोई स्थल मिलते हैं, है ना, तो तब इस सभ्यता का, जैसे अभी हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो अगर कोई बाहर इसका स्थल मिलता है तब इसको भारतीय सभ्यता कहा जाए, ठीक है। ये मेजर इस बुक का हाईलाइट था, तो ध्यान रखेंगे लेखक का नाम जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त स्वास्तिक का जो एक चिन्ह होता है, ठीक है, तो निम्न में से किसकी पूजा का प्रतीक था ये बताना है यहाँ पे। तो स्वास्तिक का चिन्ह आपको पता होगा कि ऐसे कुछ बनता है, ठीक। तो ये हमें हड़प्पा सभ्यता से ही इसके साक्ष्य मिले हैं और ये संदर्भित है सूर्य की पूजा से, ठीक, सन। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ पशु इनमें से देखिए किस प्रतीक से संबंधित था ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका संबंध था शक्ति से, है ना, स्ट्रेंथ।
1 अक्टूबर 1937 को स्थापित भारत के संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश इसमें से कौन थे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, उसके माध्यम से एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया शुरू की गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस समय का आप इसको समझ सकते हैं, जो कि बाद में चल करके 1950 में भारत का सुप्रीम कोर्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए उनका नाम था सर मॉरिस क्वायर, ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये सर शान मोहम्मद सुलेमान और M.R. जयकर है ना, ये 2 अन्य जज थे इसके, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, उसके संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए जितने भी एक्ट हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 1773 से लेकर के 1947 के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक, ठीक, ये सारे आपको पता होनी चाहिए किस वर्ष में क्या आया और मेजर इसके जो हाइलाइट्स थे वो क्या थे। इवेंट्स के माध्यम से आपसे ये चीज़ें अवश्य पूछी जाती हैं। तो 35 में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के संबंध में देखें तो यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों ही ठीक हैं, तो गलत इसमें कोई नहीं है। हम नन ऑफ द अबव को चूज करेंगे, इनको आप एक बार पढ़ करके देख लीजिए। अब भारत की आज़ादी के लिए एक्ट जो बना है ना, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, तो उसमें प्रावधान किया गया कि वायसराय का जो पद था उसको समाप्त किया जाए और प्रत्येक डोमिनियन यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो 2 बन गए देश, इनके लिए गवर्नर जनरल का पद जो है उसका प्रावधान किया गया, ठीक। तो जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाना था, ठीक। तो इसमें जो है दोनों देशों में कैबिनेट चुनी गई, ठीक है, आज़ादी के बाद। तो उन कैबिनेट यानी इंडिया और पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पे जो ब्रिटिश किंग थे उस समय के, ठीक है, तो उनके द्वारा इस गवर्नर जनरल का जो है नियुक्ति की जानी थी, ठीक। तो जैसे इंडिया ने रिकमेंड किया था कि उस समय जैसे लॉर्ड माउंटबेटन थे तो उनको ही इन्होंने रिकमेंड किया था, तो उनको ही सबसे पहले चुन लिया गया था, ठीक। पाकिस्तान में कौन चुना गया था जरा कॉमेंट करके बताइएगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में जो आया था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को कहते हैं, ठीक। तो ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ था ये बताना है इसमें, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट हुआ था ये 1921 में, है ना। बनावली नामक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खुदाई जो है किसके द्वारा की गई थी इसमें ये बताना है। तो हरियाणा में ये जो सरस्वती नदी के किनारे ये स्थल था बनावली, ठीक है। तो इसका एक्सकवेशन का काम किया था R.S. बिस्ट ने। सैंधव सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका एक स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है, ठीक। तो ये महाराष्ट्र में है दैमाबाद, और प्रवरा नदी के किनारे जो है इसकी लोकेशन है। और प्रवरा जो है आपका गोदावरी जो रिवर है ना, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। मुंडीगाक इसमें से किस देश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। तो अर्ली हड़प्पन साइट्स में से एक ये भी है मुंडीगाक, जो कि आपका यहाँ अफगानिस्तान का जो कंधार प्रोविंस है, ठीक है, यहाँ स्थित है, सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन अभी मैंने आपसे ऊपर ही पूछा था कि इसमें पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जो है किसे बनाया गया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था, ठीक। अब देखिए 1919 का एक्ट हमने अभी ऊपर देखा था एक क्वेश्चन में, तो उसी में आगे देखिए कि इसके अनुसार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था इसमें। तो इस प्रकार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो उस समय एक प्रॉपर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया गया, वो उसका वर्ष बताना है, ठीक। तो ये शुरू किया गया था 1926 में। अब सिंधु घाटी के जो स्थल हैं अलग अलग है ना, तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें भी मिली हैं, अक्सर ये पूछी जाती हैं आपसे। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से देखिए कि ऊंट की हड्डियां जो हैं कहाँ मिली हैं, ठीक। तो ये मिली हैं कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये बेसिकली यहाँ वेस्टर्न यूपी में आप देखेंगे जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ का एक जो है अर्लीस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है। तो डी ऑप्शन को चुन लेंगे। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ठीक। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सिचुएटेड है यहाँ कैपिटल यूपी की लखनऊ में। इसमें कौन सा पेयर जो है सही नहीं है, तो यूपी में कुछ जो
एरियाज हैं या कह लीजिए ये सिटीज़ हैं, पार्क्स हैं, उनकी लोकेशन वो कहाँ पे है वो वही लिखा हुआ है। तो नॉलेज पार्क लिखा है कानपुर, ये गलत है। गौतम बुद्ध नगर जो जिला है ना, तो उसमें जो ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र है वहाँ पे नॉलेज पार्क स्थित है, ठीक है। तो कई सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब यहीं पे स्थित हैं। तो ये पेयर गलत है, बाकी के ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ प्रोडक्शन से संबंधित पार्क्स जो है यूपी में अलग अलग शहरों में डेवलप किए गए हैं। तो जैसे लेदर पार्क से संबंधित है आगरा, साइंस पार्क यहाँ हरदोई में संडीला में डेवलप किया गया है, एग्रो पार्क बाराबंकी एवं वाराणसी में है, ठीक है, दोनों जगहों पे, ये भी ठीक है। तो गलत इसमें कहाँ है कुछ, तो उपयुक्त में से कोई नहीं चुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो है किस वर्ष में शुरू की गई थी, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से आप संबंधित होंगे तो आप जानते होंगे कि जो खेत होते हैं, लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो उनके प्रॉपर एक कह लीजिए सीक्वेंसिंग और अरेंजमेंट के लिए ये योजना बेसिकली चलाई गई थी, ठीक है। तो इसको एक एक्ट बनाया गया था 1953 में, यूपी कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग्स एक्ट है ना, उसके माध्यम से इस योजना को शुरू किया गया था 1954 में। फिर से कुछ इंस्टीट्यूशन है उत्तर प्रदेश के, तो उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। तो देख लीजिए स्टार्टिंग के 3 ठीक हैं। ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर इंस्टीट्यूट जो है ये प्रयागराज में नहीं है, ये कैपिटल लखनऊ में है, ठीक। हाल ही में भारत और इसमें से किस देश में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप जो है उस पर सहमति जताई गई है। तो इंडिया और फ्रांस ने जो है एक तरीके से कोलैबोरेशन किया है, रोड मैप तैयार किया है किस पे, ब्लू इकोनॉमी यानी कि जो फिशरीज सेक्टर हमारा है स्पेशली, ठीक है, उसके, और जो ओशियन लेवल पे हमारा गवर्नेंस है, इसमें किस दिशा में और अच्छे से कार्य हो सकता है, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए इसमें से किस संस्थान ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल है ना, तो इस नाम से एक समर्पित केंद्रीय प्रसंस्करण जो है डेडिकेटेड सेल बेसिकली लॉन्च किया है। तो ये न्यूज़ संबंधित है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इसमें जो हमारे जितने भी इंडिया में सोलर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उनको फंडिंग के क्षेत्र में और मजबूत करने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड एक संस्था है, तो उनके जो है साथ कोलैबोरेशन में इस सूर्य शक्ति सेल जो है इस पर्टिकुलर सेल को लॉन्च किया इन्होंने। तो थोड़ा डिटेल में इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट भी है। उत्तर प्रदेश में इसमें से देखिए कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 48वें रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है, ठीक है। तो जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में 48th नंबर पे ऐड किया गया था इसको, बखीरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको, ठीक। बी करेक्ट हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हमें कि वर्तमान में कुल रामसर साइट्स जो है ना इंडिया में, है ना, वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो होते हैं, कितनी इनकी संख्या है कुल, जरा कमेंट करके बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में शुरू किया गया, ठीक है। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है ना, ईवीज जो हैं, इनका खूब ज़्यादा प्रमोशन किया जा रहा है, तरह तरह के इवेंट्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, और आने वाला फ्यूचर जो है पेट्रोल डीजल की जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इस तरीके की जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, है ना, शुद्ध हैं, जो उस पर बेस्ड होंगे। तो उसी क्रम में एक सबसे बड़ा जो चार्जिंग स्टेशन है ईवी का, ये इसमें हरियाणा के गुरुग्राम में स्टैब्लिश किया गया है। भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए, ठीक है। तो अभी हाल ही में इनका चुनाव हुआ है पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, लगातार 2015 से ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा रीजनिंग लगा के किया करिए, ठीक है। जैसे पूछा गया ना कि 4 ऑप्शन देके कि किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए, और हिंट आपको है कि भारतीय मूल के हैं, तो आपको याद होगा कि पुर्तगीज इंडिया में थे और आज़ादी के तुरंत बाद तो गए नहीं थे, ठीक है। तो आज़ादी के कितने बाद पुर्तगीज जो है पूरी तरीके से भारत छोड़ के गए, ये भी जरा आप कमेंट करके बताइए, ठीक। तो उसी संदर्भ में ये संबंधित थे इंडिया से, और बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक हमने आज देखा इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, और जो पूछा गया है प्लीज़ उसको कमेंट करके बताया करिए, हमें भी उससे एक उत्साह मिलता है आगे और अच्छा करने के लिए, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।